हेलो दोस्तों, सुप्रभातम। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं एवं उसमें कौन कौन सा पद प्रधान होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन समास में कौन कौन से सूत्र आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला था केवल समास। केवल समास में कोई विशेष संज्ञा या कोई विशेष नाम नहीं होता है जिसका एग्जाम्पल था भूतपूर्व, जो पहले हो चुका है। तो ऐसा कोई भी समास का उदाहरण नहीं है जिसमें हम लोगों ने देखा है भूतपूर्व, मतलब कि जो पहले हो चुका है। तो यह केवल समास है और आज हम लोग केवल समास पढ़ेंगे। तो केवल समास का पहला सूत्र है समर्थ परिभाषा सूत्र है, जिसमें सूत्र का नाम दिया हुआ है समर्था पदविधि सूत्र। और फिर पदच्छेद हम लोग देखेंगे। पदच्छेद में ये बताया जाता है कि सूत्र को कैसे तोड़ के लिखा जाता है। तो इसमें टूटेगा नहीं, वही हो जाएगा सूत्र जैसे समर्था पदविधि। फिर हम लोग विभक्ति वचन देखेंगे। समर्था यहाँ पे 1 by 1 मतलब कि प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा एवं पदविधि भी प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यहाँ पे 1 by 1 लिखने का अर्थ यह है, इसका अर्थ होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन और इसका भी अर्थ होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब हम लोग वृत्ति देखेंगे। वृत्ति का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वृत्ति का अर्थ होता है संस्कृत अनुवाद, जिसे हम लोग संस्कृत अनुवाद में समझ सकते हैं। यहाँ पे वृत्ति में लिखा हुआ है पद संबंधी यो विधि सा समर्थ श्रीतो बोध्या, जिसका हिंदी अर्थ है पद संबंधी जो विधि है या फिर नियम है, वही विधि समर्थ पदों के बीच होता है। यह समर्थ पद है, इसके बीच में जो पद है यही विधि है, मतलब जो पद संबंधी जो विधि होता है वही समर्थ पदों के बीच होता है, इसके बीच में। जैसे कि यहाँ पे रागिया है, ये पूर्व पद है एवं ये उत्तर पद है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समास में दो ही पद हो सकते हैं, पहला पूर्व एवं दूसरा उत्तर। तो यहाँ पे रागिया है, वह यहाँ पे पूर्व हो जाएगा एवं पुरुषा यहाँ पे उत्तर पद हो जाएगा। तो पूर्व एवं उत्तर पद के बीच मिलकर यहाँ पे एक नया शब्द बना है राजपुरुषा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समासिक पद बनने की जो विधि है वह समासिक पदों के बीच ही बन जाता है, मतलब कि जो समासिक पद होता है वो जो बनने की विधि होती है वह समासिक पद के बीच ही होता है। पद मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि अगर हम लोग संस्कृत में कुछ लिख रहे हैं तो संस्कृत में हमेशा पद का प्रयोग होता है, जैसे कि रामा, फिर गणेशा। अगर यहाँ पे हम लोग गणेश लिख देंगे तो ये प्रातिपदिक यानी कि मूल शब्द हो जाएगा। तो संस्कृत में कभी भी मूल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा पद का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। अगर यदि हमसे कोई सवाल पूछ दे कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं तो हम नहीं बता पाते हैं। तो आइए समास के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है संज्ञा, दूसरा है विधि सूत्र, तीसरा है परिभाषा सूत्र, चौथा अधिकार सूत्र, पांचवा नियम सूत्र एवं छठा है आदेश सूत्र। तो कुल सूत्रों की संख्या 6 है, जिसमें से ये सब दिए गए हैं। हम लोगों ने केवल समास में पहला सूत्र देखा जो था समर्थ परिभाषा सूत्र। अब हम लोग दूसरे सूत्र को देखेंगे, जिसमें से है अधिकार सूत्र। तो केवल समास का दूसरा सूत्र है प्राक कडारात समासा। पदच्छेद में इसका प्राक कडाराता समासा हो जाएगा। विभक्ति वचन में प्राक कडारात, अगर बालक का शब्द रूप हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे बालकात बनता है और वो पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो यहाँ पे
प्राक कडारात भी पंचमी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। एवं समासा प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। हिंदी हम लोग देखेंगे तो हिंदी में यह कहता है कडारा कर्मधारय इस सूत्र तक समास का अधिकार होता है। यह जो सूत्र है कडारा कर्मधारय इस सूत्र तक समास का अधिकार होता है। इस सूत्र में बस इतना ही बताया गया है कि अधिकार सूत्र का अर्थ होता है मतलब अधिकार सूत्र कहने का मतलब ये है कि सूत्र का अधिकार कहाँ तक होगा। तो ये जो सूत्र है प्राक कडारात समासा, इस सूत्र का अधिकार कडारा कर्मधारय सूत्र तक ही है। अब हम लोग केवल समास का तीसरा सूत्र देखेंगे जो है समास विधि सूत्र। पहला सूत्र हम लोगों ने देखा जिसमें था समर्थ समास विधि सूत्र, एवं दूसरा हम लोगों ने देखा जिसमें था अधिकार सूत्र, एवं तीसरा सूत्र है जिसमें हम लोग देखेंगे कि समास सूत्र, मतलब यह सूत्र समास करता है। तो सूत्र का नाम है सहसुपा, पदच्छेद भी इसका सहसुपा हो जाएगा। विभक्ति वचन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सह कोई विभक्ति या वचन नहीं है बल्कि यह अव्यय पद है। सह एक अव्यय पद है। एवं सुपा, सुपा यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वृत्ति। सुप सुपा सह समयेत, यहाँ पे वृत्ति दिया हुआ है सुप सुपा सह व समयेत। अब हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी बोलता है सुबंध और सुबंध के साथ समास होता है। यहाँ पे हिंदी में यह बताया गया है कि सुबंध और सुबंध के साथ ही समास हो सकता है। सुबंध कहने का मतलब यहाँ पे यह है, सुबंध कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सुप ये था शब्द रूप बनाने का सबसे मुख्य प्रक्रिया, इसी के द्वारा बनता था हमारा पद, तो इसी को हम लोग सुबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दोनों पद पूर्व एवं उत्तर। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि समास में दो ही पद हो सकते हैं, पहला तो पूर्व एवं दूसरा उत्तर। तो दोनों पद पूर्व एवं उत्तर समर्थ होना चाहिए और दोनों पद सुबंध होना चाहिए, तभी समास होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे रागिया है और यहाँ पे पुरुषा है, तभी दोनों में समास हुआ, क्योंकि सुबंध के साथ ही समास होता है। सुबंध एवं तिगंत के साथ समास नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रामा, अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रामा गच्छति, राम जाता है। अगर यहाँ पे सुप लगा हुआ है और यहाँ पे तिंग है, यहाँ पे तिगंत है, तो इन दोनों के बीच सुबंध नहीं होगा, क्योंकि सुबंध के साथ ही समास हो सकता है, सुबंध और तिगंत के साथ नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे राग्या है और यहाँ पे पुरुष है, तो यहाँ पे भी सुप है, यहाँ पे भी सुप है, इसीलिए दोनों में समास हुआ। अगर यहाँ पे सुप रहता और यहाँ पे तिगंत कहने का मतलब तिंग, तो इन दोनों के बीच समास नहीं होता। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में रामः गच्छति, राम में सुबंध है, राम में सुबंध है मतलब ये विसर्ग। यहाँ पे सु था, उसके प्लेस पे उ का इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। फिर यहाँ पे इसका इत संज्ञा होकर के लोप हो गया, बचा सा। तो इस सा के स्थान पर विसर्ग का यहाँ पे आगम या फिर आदेश हुआ।
सा के स्थान पे फिर सस जो शुरू से रू का आदेश हुआ था, फिर ये रू में जो ऊ था उसका इस संज्ञा होकर के लोप हो गया और फिर ये रा बचा। तो यहाँ पे रा के स्थान पर खर वसानियों विसर्जनिया इस सूत्र से विसर्ग का आदेश हुआ। तो फिर ये जा कर के रामा, जैसे कि राम प्लस सु था तो यहाँ पे सु का अनुबंध लोप हो करके यहाँ पे रामा बना। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रयोग विधि या रूप सिद्धि। जिस शब्द को हम लोग रूप की सिद्धि कर देते हैं उसे हम लोग रूप सिद्धि कहते हैं। तो चलिए हम लोग भूतपूर्व हिंदी जो पहले हो चुका है इसका हम लोग रूप सिद्धि करते हैं। तो पहले हम लोग लौकिक और अलौकिक पिछले के क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लौकिक विग्रह कहने का अर्थ यह है कि जो हम लोग आज के जनरेशन में संस्कृत में प्रयोग करते हैं, और अलौकिक विग्रह कहने का मतलब जो परलोक में प्रचलित था। तो पहले हम लोग लौकिक विग्रह देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्वम भूता। अलौकिक विग्रह देखेंगे तो पूर्व, यहाँ पे जो पूर्वम था उसमें अम था इसलिए वहाँ पे पूर्वम बना। तो पूर्व अम भूतसु। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सु का अनुबंध लोप हो करके रा के स्थान पर खर वसानियों विसर्जनिया इस सूत्र से यहाँ पे रा के स्थान पर विसर्ग आया था। तो इसीलिए इस विसर्ग के स्थान पर सु आया अलौकिक विग्रह में। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने देखा केवल समास में तीसरा सूत्र था, वो था सहसुपा, जो था समास करने वाला सूत्र। तो पूर्व अम भूतसु सहसुपा, इस सूत्र से पूर्व भूत का समास हुआ क्योंकि पूर्व एवं भूत दोनों सुबंध है। केवल सुबंध और सुबंध के साथ ही समास हो सकता है, सुबंध और तिगंध के साथ समास नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे समास हुआ और इसलिए इसकी रूप की सिद्धि हो रही है। फिर हम लोग यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। कृत तद्धिश समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। फिर हम लोग देखेंगे सुपो धातु प्रातिपदिकयो। ये एक ऐसा सूत्र है जिससे विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पे जो अम था और यहाँ पे जो सुविभक्ति था दोनों का लोप कर दिया गया इस सूत्र से, जिसका नाम है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। अब हम लोग देखेंगे भूत पूर्वे चरण, इस सूत्र से भूत को पहले किया गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर भूत पूर्वे, पूर्वे मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है पूर्व मतलब पहले, भूत पूर्वे चरण इस सूत्र से भूत को पहले किया गया। अगर ये भूत को पहले किया गया तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो शब्द अंत में होता है उसे पहले कर दिया जाता है, तब यहाँ पे बताया जाता है कि पूर्व किया गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बनाना था भूतपूर्व, इसीलिए इन दोनों शब्द को अगर हम लोग पहले करेंगे, अगर पूर्व भूत कर देंगे तो फिर उसकी रूप सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोगों ने पहले भूत को पहले कर दिया। फिर यहाँ पे भूत और पूर्व को संयोग करने पे फिर हम लोग कृत तद्धिश समासाश्च, इस सूत्र से भूतपूर्व की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। यहाँ हम लोगों ने पहले ही प्रातिपदिक संज्ञा कर चुका था, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा किया जाए। यहाँ पे आप लोग एक सूत्र का आगम कर सकते हैं जिसका नाम है एक देश विकृत न्याय। एक देश विकृत न्याय, इस सूत्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है।
कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग यहाँ पे ये सूत्र लिख दिए हैं और अगर आप लोग यहाँ पे भी यही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पे एक देश विपरीत न्याय इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो फिर बेटर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सूत्र अलग रहेगा और यहाँ पे अलग रहेगा तो फिर वो दिखने में अच्छा लगेगा। फिर हम लोग यहाँ पे सु और जस अम और सस, यह एक ऐसा सूत्र है जिससे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप सिद्ध करने के लिए यहाँ पे शब्द के बाद सु का आगम किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो सु का आगम आ चुका है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे विसर्ग तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि इसका रूप सिद्धि करना है, तो इसे हम लोग पूरे बारीकी में जानेंगे। तो फिर यहाँ हम लोग देखेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत, ये एक ऐसा सूत्र है जिससे अज कहने का मतलब स्वर, यहाँ पे अगर सा ये है, सु है तो अंतिम वर्ण है वो अच है, तो अंतिम वर्ण अगर अच रहे तो इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती। तो यहाँ पे उपदेशे अज अनुनासिक इस सूत्र से सकार का उ की इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपा सूत्र से उ का लोप हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ स शेष बच गया। अब आगे में बताया गया है सस जूसो रू, इस सूत्र से सा के स्थान पर रू का आदेश हुआ। इस सूत्र को देख के ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे रू का आदेश होगा। सूत्र से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सस जूसो रू, सा का रू में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहाँ पे रू है तो रा, अगर रू को हम लोग वर्ण वियोजन करेंगे तो यहाँ पे रा हलंत प्लस उ आएगा, तो यहाँ उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रकार की उ की संज्ञा इत संज्ञा तथा तस्य लोपा सूत्र से उ का लोप हो गया। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सकार था, यहाँ पे रकार, तो अगर हम लोग बोले जैसे तकार, तकार कहने का मतलब ये कोई भारी शब्द या कोई इसका भारी मीनिंग नहीं है, बल्कि हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई शब्द में, जैसे कि यहाँ पे तकार है तो इसको हम लोग हटा देंगे, यह शेष बच जाएगा। जैसे कि सकार है तो यहाँ पे सा शेष बच जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे खर व सानियों इस विसर्जनिया, इस सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग हुआ। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि रा के स्थान पर विसर्ग का आदेश होता है, तो इस सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग का आदेश हुआ, तब यहाँ पे इन सब का अनुबंध लोप करके यहाँ पे विसर्ग की प्राप्ति हुई, तब जाके भूतपूर्व रूप सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सा सूत्र है जो क्या कर सकता है या फिर क्या किया है। तो कृत अधि समासाश्च यह प्रातिपदिक संज्ञा करता है। सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो, यह सूत्र विभक्ति का लोप करता है। विभक्ति कहने का अर्थ है सु, औजस, अम और सस इत्यादि। फिर भूतपूर्व चरण, इस सूत्र से भूत को पहले किया जाता है। ये सूत्र से सिर्फ भूतपूर्व की रूप सिद्धि कर सकते हैं, और अगर एग्जाम्पल या फिर उदाहरण रहे तो उसमें इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह सूत्र केवल भूतपूर्व के लिए लाभदायक है। फिर है यहाँ पे उपदेशे अजनुनासिक, इस सूत्र से अच की अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। अच कहने का मतलब है यहाँ पे स्वर, वर्ण। अगर यहाँ पे हल रहता तो
इसका मतलब हल वो नहीं जिससे हल जोता जाता है, बल्कि यहाँ पे हल का मतलब है व्यंजन, व्यंजन वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। तो इस सूत्र से केवल अंतिम अच उसकी इत् संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण की इत् संज्ञा होती है। अब नेक्स्ट है सस जूसो रू। इस सूत्र से सा के स्थान पर रू का आदेश होता है। यहाँ पे सा है एवं यहाँ पे रू है, तो इसे देखकर ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके स्थान पर रू का आदेश होगा। अब यहाँ पे है खर वसानियो विसर्जनिया। इस सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग का आदेश होता है। यहाँ पे जो रा है उसका विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वार्तिक। वार्तिक कहने का अर्थ ये है कि इसे हम लोग सूत्र नहीं बोल सकते हैं, सूत्र नहीं बोलेंगे। वार्तिक कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सूत्र की व्याख्या महर्षि पाणिनि ने की है, तो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी, तो उस पुस्तक को कात्यायन ने पढ़ा, तो कात्यायन को ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि उस सूत्र के पीछे या फिर उसके आगे जो होना चाहिए वह छूट गया है। तो इसीलिए जो कात्यायन ने सूत्र के आगे या फिर पीछे छूटने वाले सूत्रों में जो उल्लेख किया है उसे वार्तिक कहा जाता है। तो वार्तिक महर्षि पाणिनि ने नहीं बल्कि कात्यायन ने लिखा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं महर्षि कात्यायन का पहला वार्तिक, जो कि है इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। जब कोई समासिक पद इव अव्ययी पद से जुड़ा हो वहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता। तो हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था जिसमें भूतपूर्व की रूप सिद्धि हुई थी, तो उसमें विभक्ति का लोप कर दिया गया था, अम एवं सुविभक्ति का लोप कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब कोई समासिक पद ईव अव्यय, यहाँ पे ईव है वह अव्यय पद है, से जुड़ा हो वहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं होगा, अथवा ईव इस अव्यय पद के साथ सुबंध का समास होने पर इनके बीच जो विभक्तियाँ होती है उसका लोप नहीं होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है वागर्थाव ईव, यहाँ पे वागर्थाव एवं ईव, तो यहाँ पे ईव है तो यहाँ पे ईव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कहता है जब कोई समासिक पद ईव अव्यय से जुड़ा हो वहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बन रहा है वागर्थ आव ईव, तो यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा एवं यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बनता है वागर्थाव ईव, यहाँ पे जो अ था वो यहाँ था में जाके मिल जाता है। फिर यहाँ पे वागर्थ आव ईव, यहाँ पे आव जो है वह अयादि संधि जिसका नाम है एजो अय वायावा सूत्र। एजो अय वायावा सूत्र यह कहता है कि अगर ए रहे तो यहाँ पे आई बन जाता है, आई रहे तो यहाँ पे आई हो जाता है, ओ रहे तो वहाँ पे औ हो जाता है, एवं आओ रहे तो वहाँ पे आओ हो जाता है। तो वागर्थाव, यहाँ पे आओ है इसीलिए आओ के प्लेस पे आ का आदेश हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे अ के स्थान पर आव का आदेश हुआ एजो वायावा सूत्र से।
इसीलिए यहाँ पे वागर्थाव वीव बना। यहाँ पे था वागर्थ प्लस आव प्लस ईव, इसीलिए यहाँ पे सब मिलके वागर्थाव वीव बना। अब यहाँ पे हम लोग वागर्थाव वीव यहाँ पे वागर्थाव वीव की रूप सिद्धि देखेंगे, जैसे भूतपूर्वा की रूप सिद्धि की थी। तो वागर्थाव वीव का हिंदी मतलब होता है वाणी और अर्थ की तरह। तो अगर हम लोग लौकिक विग्रह देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा वागर्थाव ईव, और अलौकिक विग्रह देखेंगे तो बन जाएगा वागर्थ आव और ईव। आव यहाँ पे था से निकलकर बना है, यहाँ पे आव विभक्ति लगा तब वहाँ पे जाके वागर्थाव बना। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इवेन स समासो विभक्ति लोपश्च, इस सूत्र से वागर्थाव ईव में समास हुआ। यह सूत्र नहीं है, एक वार्तिक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। कृत तद्धि समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गया वागर्थ आव एवं ईव। अब यहाँ पे बोला गया था कि इवेन समासो विभक्ति लोपश्च जो वार्तिक था उसमें बताया गया था कि अगर कोई समासिक पद के आगे ईव लगा रहे तो वहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से सुप मतलब कि यहाँ पे जो अ है विभक्ति का लोप नहीं होगा, क्योंकि इस समासिक पद के बाद में ईव लगा हुआ है। तो इसीलिए इवेन स विभक्ति लोपश्च, इस वार्तिक से इसका लोप नहीं होगा बल्कि यहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पे है वागर्थ और आव को संयुक्त करने पर वागर्थाव बना। अगर इसे हम लोग लोप कर देंगे तो यहाँ पे शेष रह जाएगा वागर्थ और ईव, तो उसे हम लोगों की रूप सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने आव जो था उसे यहाँ हम लोगों ने मिला दिया और फिर यहाँ पे ईव शेष रह गया। फिर ओकार के स्थान पर एचो अवायवा सूत्र से आव का आदेश हुआ एवं वागर्थाव वीव रूप बना। जैसे कि यहाँ पे था वागर्थ प्लस आव, इस अ के स्थान पर आव आया था एचो अवायवा सूत्र से, एचो अवायवा सूत्र से, और फिर यहाँ पे ईव बना था। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे तो वागर्थाव वीव रूप बनेगा। तो इस तरह वागर्थाव वीव की रूप सिद्धि हुई। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि केवल समास में कौन कौन से सूत्र थे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अव्ययी भाव समास पे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।